नमस्कार दोस्तों, आपका मेरी इस वीडियो पे बहुत-बहुत स्वागत है। तो कल जो है हमने संगम साहित्य के बारे में पढ़ा था, यानी कि जो तमिल प्रदेश के साहित्य थे, प्राचीन ग्रंथ थे, उनके बारे में डिस्कशन किया था। आज हम जो है संगम युग के जो है अर्थव्यवस्था के बारे में डिस्कशन करेंगे, साथ ही उनकी उसकी संस्कृति और जो है सामाजिक स्थिति के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है अर्थव्यवस्था का। तो जो संगम युग था उस समय में जो है दक्षिण भारत की यानी कि जो तमिल प्रदेश था उसकी अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कृषि की। देखिए, कृषि का जो कार्य है वो बहुत ही ज्यादा प्राचीन है, बहुत ज्यादा पुराना है और आज भी लोग जो है कृषि का काम बहुत बड़े पैमाने पर करते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहले कृषि से ही शुरुआत करते हैं। कृषि का भी उस समय में बहुत ज्यादा विस्तार हुआ था। तो ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं चेर राज्य की। जो चेर राज्य था, चेर राज्य में कटहल कटहल काली मिर्च काली मिर्च और हल्दी के लिए विख्यात था, यानी हल्दी के लिए प्रसिद्ध था जो चेर राज्य था। ठीक है, और जो चोल राज्य था, चोल राज्य चोल राज्य में क्या होता था कि एक हाथी जितनी जगह पे बैठता था ना, उतनी जगह पर जो है 7 व्यक्तियों के लिए अनाज उगाया जाता था। मतलब ऐसे ही जो है चोल राज्य था। ठीक है, एक हाथी जितनी जगह पर बैठता था उस स्थान पर 7 व्यक्तियों जितना अनाज उगाया जाता था। ठीक है, इसके बाद हम बात करने वाले हैं दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत में रागी, धान, गन्ना, कपास की जो है खेती की जाती थी। गरम मसाला की भी खेती की जाती थी। ठीक है, तो यानी कि जो चेर राज्य था उसमें कटहल, काली मिर्च और हल्दी के लिए बहुत ज्यादा फेमस था। ये मतलब जो है खेत में ये जो फसलें उगाई जाती थी। और जो चोल राज्य था, ठीक है, एक हाथी जो है जितनी जगह पे बैठता था उस स्थान पर 7 व्यक्ति जितना अनाज उगाया जाता था चोल राज्य में। ठीक है, दैट एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया है यहाँ पर ये जो वर्ड है ना, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए लिया है। ठीक है, उसके बाद है दक्षिण भारत। दक्षिण भारत जो है इसमें रागी, धान, गन्ना, कपास, गरम मसाला जो है ये दक्षिण भारत में उगाया जाता था उस समय में। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं उद्योग और धंधे की। ये तो था टॉपिक कृषि का। ठीक है, और अब सेकंड टॉपिक है उद्योग और धंधे। उस समय में लोग क्या क्या उद्योग जो है उस टाइम पे फेमस थे और क्या क्या काम कार्य करते थे लोग। ठीक है, तो अब बात करते हैं उद्योग और धंधे की। अगर उद्योग और धंधे की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं लोहे की। जो लोहा था वह जो सातवाहन शासक थे, ठीक है, उस समय में लोहे का प्रमाण मिला है। और जो लोहा था इससे जो है अस्त्र शस्त्र बनाए जाते थे। अस्त्र शस्त्र जो है इससे बनाए जाते थे लोहे से। ठीक है, और साथ में ही जो है करीम नगर, मतलब जो लोहा था वो कहाँ कहाँ से मंगवाया जाता था, कहाँ से प्राप्त होता था? करीम नगर और वारंगल से। वारंगल, ठीक है, जो लोहा है उसके प्राप्ति का स्थान कौन सा है? करीमनगर और वारंगल। और लोहे से जो है अस्त्र शस्त्र भी जो है बनाए जाते थे उस समय में। ठीक है, और इसके अलावा क्या है, जो मथुरा था, मथुरा, ठीक है, मथुरा किस चीज के लिए प्रसिद्ध था? साटक नामक सूती कपड़े के लिए।
ठीक है। जो मथुरा था, तो सूती कपड़े की टाइप होती है साटक, उसके लिए जो मथुरा है वो फेमस था। और जो बनारस था, बनारस वो सिल्क सिल्क के कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था। बनारस सिल्क के कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है। इसके अलावा जो है सोने का काम सोने का काम हाथी दांत हाथी दांत का काम और तो इसमें जो है इत्र बनाने का कार्य, ठीक है, बनाने का कार्य भी फेमस था। ठीक है। उस समय में लोग जो है सोने का काम भी करते थे, हाथी दांत से जो प्रोडक्ट्स बनाए थे उसका काम भी करते थे, और इत्र का बनाने का काम भी करते थे। इत्र का मतलब होता है परफ्यूम। ठीक है। तो और इसके अलावा जो है दक्षिण भारत में जो है नाव और जहाज बनाने का जो कार्य था वो फेमस था। इसके अलावा जो है दक्षिण भारत में उरायूर उरायूर ठीक है, में जो है सूती वस्त्र, सूत के सूत का बड़ा केंद्र कहाँ था? दक्षिण भारत में। ठीक है। एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। जो कृषि है, सबसे पहले आज हम टॉपिक डिस्कशन कर रहे हैं संगम युग की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स, जहां से आमदन प्राप्त हो। सबसे पहले कृषि। कृषि बहुत ही प्राचीन व्यवसाय है। ठीक है। और आज भी जो है लोग, बहुत सारे लोग जो है खेती बाड़ी करने का कार्य करते हैं। जो कृषि है उस समय में भी बहुत ज्यादा प्रफुल्लित थी। सबसे पहले बात करते हैं चेर राज्य की। जो चेर राज्य है उसमें कटहल, काली मिर्च और हल्दी की खेती की जाती थी ज्यादातर। ठीक है। जो चोल राज्य था उसमें एक हाथी जितनी जगह पर बैठता था ना, उस स्थान पर तो 7 व्यक्तियों के जितना अनाज उगाया जाता था। ठीक है, ऐसी मान्यता थी। उसके बाद है दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में जो है रागी, धान, गन्ना, कपास, गरम मसाला जो है ये फसलें उगाई जाती थी। और अब बात करते हैं उद्योग और धंधे की। उस समय में जो है लोहे का व्यापार किया जाता था। और इस बात के सबूत हमें कैसे पता चलते हैं? क्योंकि जो लोहा है, यानी कि जो करीम नगर है, ठीक है, वहां से एक जो है लोहे की दुकान लोहे की दुकान होने का जो है प्रमाण प्राप्त हुआ है खुदाई से। ठीक है। तो ये इस बात का प्रूफ है, इस बात का जो है सबूत है। ठीक है, कि जो करीम नगर है वहां से, तो जो करीम नगर है वहां से लोहे की दुकान जो है पाई गई है। यानी कि ये इस बात का प्रमाण है कि करीम नगर में उस समय में लोहे का काम किया जाता था। ठीक है। लोहे का काम जो है, लोहा जो है करीमनगर और वारंगल में जो है लोहे का कार्य किया जाता था। और वो भी किसके शासनकाल में? सातवाहन के शासनकाल में लोहे का जो है व्यापार किया जाता था। लोहे का काम बहुत ज्यादा फेमस था। लोहे से अस्त्र और शस्त्र भी बनाए जाते थे। और जो मथुरा राज्य था उस समय में, मथुरा राज्य जो है सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध था। कौन सी, मतलब सूती कपड़े की कौन सी टाइप? साटक टाइप जो थी। ठीक है, किस्म का जो कपड़ा था वो मथुरा में उस समय में जो है प्रसिद्ध था। बनारस में कौन सा कपड़ा मिलता था? सिल्क के कपड़े, जो शाइनिंग वाले कपड़े होते हैं ना, सिल्क के कपड़े के लिए प्रसिद्ध था बनारस। और दक्षिण भारत जो है उसमें नाव और जहाज जो है बनाई जाती थी। ठीक है। इसके अलावा जो है उरायूर यानी कि सूती वस्त्र, सूत का बड़ा केंद्र, यहाँ पे जो है सूत का सबसे बड़ा केंद्र था। ठीक है। कहाँ पर? उरायूर में, जो दक्षिण भारत में था। ठीक है। इसके अलावा जो है सोने का काम और हाथी दांत का काम और इत्र बनाने का काम भी उस समय में बहुत ज्यादा प्रचलन में था। ठीक है। अब हम डिस्कशन करने वाले हैं। इसके अलावा जो है बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ ग्रंथ हैं। ठीक है, जिनसे हमें इस बात का प्रमाण मिलता है कि उस समय में जो है व्यापारियों के संघ हुआ करते थे, ग्रुप हुआ करते थे। ठीक है। तो जैसे कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो जातक कथा है, ठीक है, जातक कथा, उनमें जो है 18 व्यापारी 18 व्यापारियों के संघ की चर्चा मिलती है। ठीक है। और जो है महावस्तु
महावस्तु से 36 व्यापारियों के संघ की चर्चा मिलती है। ठीक है, और जो मिलिंद पन्हो नामक बौद्ध ग्रंथ है उससे जो है 75 व्यापारियों के संघ की चर्चा मिलती है। ठीक है, आई थिंक आपको इतना समझ आया होगा। तो उल्लेख किया गया है जातक कथा में कि 18 व्यापारियों के संघ हुआ करते थे। महावस्तु में इस बात का उल्लेख है, जिक्र है कि 36 व्यापारियों के संघ थे उस समय। मिलिंद पन्हो में भी इस बात का जिक्र कि 75 व्यापारियों के संघ थे उस समय में। ठीक है, तो ये एक प्रूफ के तौर पे है जिससे हमें पता चलता है कि उस समय में जो व्यापारी लोग थे उनका भी एक संघ हुआ करता था। ठीक है, उस समय में भारत का जो है मध्य एशियाई देशों के साथ व्यापार होता था। ठीक है, जो चेर राज्य थे, चेर राज्य यह किस बंदरगाह के द्वारा व्यापार करते थे? बंदर, ये एक बंदरगाह का नाम है। ठीक है, उसके बाद है जो पांड्य शासक थे, पांड्य शासक वह किस बंदरगाह से जो है व्यापार करते थे? शालियूर। ठीक है, और जो चोल शासक थे वह पुहार यानी कावेरीपत्तनम ये भी एक बंदरगाह का नाम है, इससे व्यापार किया करते थे। और इस बात का जो उल्लेख है, प्रूफ है, हमें कहां से मिलता है? जो शिल्पादिकारम नामक जो ग्रंथ है ना, तमिल ग्रंथ, ठीक है, उसमें जो है इस बात का जिक्र किया गया है, जिससे जो है हमें पता चलता है कि जो चोल शासक थे वो पुहार यानी कावेरीपत्तनम नामक जो है बंदरगाह से व्यापार किया करते थे। ठीक है, जो पूर्वी तट है, पूर्वी तट, ठीक है, उसकी बंदरगाह थी ताम्रलिप्ति। और जो दक्षिणी तथा पश्चिमी समुद्री तट था, ठीक है, वह किस बंदरगाह के द्वारा व्यापार किया करते थे? सोपारा, भड़ोच, कल्याण, नारा, तोंडी, मुशीरी तथा कावेरीपत्तनम से जो है व्यापार किया करते थे। ठीक है, यानी संगम युग की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी? उस समय में जो व्यापार और वाणिज्य था उसमें जो है भारत देश जो था वह मध्य एशियाई देशों के साथ व्यापार किया करता था। जो चेर राज्य था उसमें जो है बंदर नामक एक बंदरगाह थी जिससे वे व्यापार किया करते थे। जो पांड्य शासक थे, ठीक है, वो एक शाल्यूर नामक बंदरगाह के द्वारा जो है व्यापार किया करते थे। जो चोल शासक था वो पुहार यानी कावेरीपत्तनम नामक जो बंदरगाह थी उसके द्वारा व्यापार किया करते थे। और इस बात का जो उल्लेख है हमें शिल्पादिकारम यानी एक तमिल ग्रंथ है शिल्पादिकारम नामक ग्रंथ में इस बात का जो है उल्लेख किया गया है, जिक्र किया गया है। उसके बाद है जो पूर्वी तट है उसमें एक बंदरगाह थी जिसका नाम था ताम्रलिप्ति, जिसमें जो है व्यापार किया जाता था। दक्षिण और पश्चिमी समुद्र तट में जो है सोपारा, भड़ोच, कल्याण, नोरा, तोंडी, मुशीरी, कावेरीपत्तनम ये सारी बंदरगाहों के नाम थे जिसके द्वारा जो है व्यापार जो है किया जाता था। ठीक है, अब हम कुछ पुस्तकों के नाम लिखेंगे और उनके जो है लेखकों के नाम भी लिखने वाले हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखते हैं पुस्तक, ठीक है, और यहाँ पे उनके लेखकों के नाम लिखेंगे। सबसे पहले नंबर पे है पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी। इसका जो लेखक है वह अज्ञात है। अज्ञात का अर्थ होता है पता नहीं है। ठीक है, इसका जो लेखक है इतिहास में
इसके बारे में जो है जिक्र नहीं किया गया है, यानी कि इतिहास में जो है इस पुस्तक के लेखक के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, उसके बाद है जियोग्राफी, टालेमी, नेचुरल हिस्ट्री, पिलनी, पिलनी। तो ये कुछ पुस्तकों के नाम है और उनके लेखक के बारे में लिखा गया है। ठीक है, किस लेखक ने इसे लिखा था, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी जो है एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, अब हम डिस्कशन करने वाले हैं राजस्व से संबंधित प्रमुख शब्दावलियों के बारे में। राजस्व से संबंधित प्रमुख शब्दावली। माँ या वेली, भूमि की दो प्रसिद्ध माप, क्रय, भूमिकर, इरवै, कदम्बै या पांडु, जबरन वसूला जाने वाला कर, कदम्बै या पांडु। कदम्बै या पांडु जो है ये है कदम्बै या पांडु राजा को दिया जाने वाला कर। उल्गू या संगम, सीमा या चुंगीकर। ठीक है, तो राजस्व से संबंधित प्रमुख शब्दावलियां हैं। ठीक है, यानी कि खेती बाड़ी से रिलेटेड कुछ जो है वर्ड्स हैं और उनका मीनिंग जो है क्या बनता है इसके बारे में बताया गया है। जैसे माँ या बेली जो है इसका मीनिंग क्या बना, भूमि की दो प्रसिद्ध माप। ठीक है, जो करा है इसका अर्थ क्या होता है, भूमि कर। इरवा का अर्थ क्या होता है, जबरन वसूला जाने वाला कर। ठीक है, जो जबरदस्ती कर वसूला जाता है। उसके बाद है कदमै या पांडु, इसका अर्थ होता है राजा को दिए जाने वाला कर। उल्गू या संगम, इसका अर्थ होता है सीमा या चुंगी कर। ठीक है, संगम कालीन प्रमुख नगरों के बारे में। ठीक है, संगम कालीन प्रमुख नगर। नंबर 1 पे है कांची, पल्लवों की राजधानी, पल्लवों की राजधानी। मदुरा, पांड्यों की राजधानी। कोटकाई, मुशिरी या मुजिरिस। ठीक है, तो जैसे कोटकाई है ये है पांड्यों की तटीय राजधानी और जो मुशीरी या मुजिरिस थी ये है चेर बंदरगाह। हार,
ये है प्रसिद्ध बंदरगाह, प्रसिद्ध बंदरगाह। और जो चेर शासक थे, ठीक है, उनकी समुद्र तटीय राजधानी। उसके बाद है उरायूर, कपड़ों का प्रसिद्ध केंद्र तथा जो चोल शासक थे, चोल शासक, ठीक है, उनकी द्वितीय राजधानी। ठीक है, एक बार मैं दोबारा रिपीट करती हूँ कि जो संगम कालीन प्रमुख नगर थे, इनमें जो कांची है, ठीक है, तो इसमें ये है पल्लवों की राजधानी। कांची उस समय में जो पल्लव शासक थे उनकी राजधानी थी। जो मदरा है, ये पांड्य जो शासक थे उनकी राजधानी थी। जो कोटकाई है, ये पांड्यों की तटीय राजधानी थी, यानी कि जो समुद्र के किनारे जो है उसकी राजधानी थी। जो मुशीरी या मुजरिस था, ये एक बंदरगाह का नाम था। ठीक है, और पुहार जो है ये प्रसिद्ध बंदरगाह, ठीक है, किसकी थी? चेर शासकों की, और समुद्र तटीय राजधानी थी चेर शासकों की। ठीक है, उसके बाद है उरायूर। उरायूर जो है कपड़ों का एक प्रसिद्ध केंद्र था, फेमस केंद्र था, और जो चोल शासक थे उनकी द्वीपीय राजधानी थी। द्वीपीय राज्य यानी कि जो छोटे छोटे राज्य होते हैं ना, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गोवा, या इस प्रकार के जो छोटे छोटे राज्य होते हैं, ठीक है, उनकी जो द्वीपीय राजधानी थी उरायूर। ठीक है, तो उस समय का जो समाज था वह 5 वर्गों में बटा हुआ था, 5 भागों में विभाजित था। वह 5 वर्ग कौन कौन से थे? पुरोहित वर्ग, पुरोहित वर्ग जिसे हम ब्राह्मण भी कहते हैं। ठीक है, उस समय का समाज 5 भागों में बटा हुआ था। ठीक है, पहला है पुरोहित वर्ग। जो पुरोहित वर्ग था, इसे समाज में बहुत ही उच्च दर्जा दिया जाता था। नंबर 2 पे है शासक वर्ग। जो शासक वर्ग के लोग थे, उन्हें समाज में, इनकी स्थिति समाज में बहुत ही ज्यादा प्रतिष्ठित थी, मजबूत थी, और ये राज परिवार से संबंधित थे। राज परिवार। ठीक है, उसके बाद है थर्ड है वाणिक वर्ग। ये लोग जो है तमिल प्रदेश के आंतरिक और बाहरी, आंतरिक और बाहरी व्यापार का संचालन करते थे। ठीक है, इनका काम था खेती बाड़ी करना, यानी कि जो मजदूर लोग होते थे, इनका समाज में सबसे निम्न दर्जा था, निम्न वर्ग था ये। ठीक है, उसके बाद है 5th नंबर पर बेलाल। इनकी नियुक्ति जो है सेना में उच्च पदों पर की जाती थी। ठीक है, और जो ब्राह्मण वर्ग के लोग थे, पुरोहित वर्ग के जो लोग थे, ठीक है, इनको समाज में बहुत ही ज्यादा उच्च दर्जा प्राप्त था। जो राज्य के शासक लोग थे वह इन्हें जो है बहुत ज्यादा आदर सत्कार देते थे, और जो ब्राह्मण वर्ग के लोग थे यानी पुरोहित वर्ग के जो लोग थे, ठीक है, वह राज्य में कवि के रूप में भी प्रतिष्ठित थे। तो एक राजा जो है जिसका नाम है करिकाल, करिकाल, उसने एक ब्राह्मण कवि को 1,60,000 स्वर्ण मुद्राएं दान में दी। ठीक है, स्वर्ण मुद्राएं दी थी। ठीक है, उसके बाद है शासक वर्ग। जो शासक वर्ग है ये एक मजबूत वर्ग था, क्योंकि ये राजघराने से
मतलब बिलोंग करता था, राजघराने से संबंधित था। ठीक है, तो शासक वर्ग, शासक का मतलब राजा होता है। उसके बाद है वाणिक वर्ग, ये तमिल प्रदेश के आंतरिक और बाहरी व्यापार का संचालन करते थे। तमिल प्रदेश में जो बाहर से व्यापार होता था, यानी किसी और देश से जो तमिल प्रदेश में व्यापार हो रहा है, या जो आंतरिक व्यापार था यानी अपने ही देश में, यानी ओनली तमिल प्रदेश में जो व्यापार हो रहा है, ठीक है, उसका संचालन कौन करता था? वाणिक वर्ग के लोग। उसके बाद है बेल्लार। बेल्लार जो है खेती बाड़ी करने वाले जो मजदूर होते थे, और इन्हें निम्न वर्ग जो है कहा गया है। उसके बाद है बेल्लाल। बेल्लाल जो है सेना में उच्च पदों पर नियुक्त होते थे। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे आता है विवाह। ठीक है, तो एक संगमकालीन ग्रंथ है जिसका नाम है तोलकापियम। तोलकापियम, जिसमें 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है। ठीक है, वैसे एक पत्नी विवाह का उस समय में प्रचलन था, लेकिन जो संपन्न वर्ग के लोग थे वो एक से अधिक पत्नी भी रख सकते थे। ठीक है, इसके अलावा जो प्रेम विवाह था, प्रेम विवाह, उसे उस समय में पंचतीर्णय कहा जाता था। और जो एक पक्षीय विवाह था, एक पक्षीय विवाह, उसे कहा जाता था कैकी कणय। और जो अनुचित विवाह था, अनुचित विवाह, उसको क्या कहते थे? पेरुनय। ठीक है, तो उस समय में जो प्रेम विवाह था, मतलब जो तोलकापियक नामक ग्रंथ है, और उसमें जो है विवाह के 8 प्रकार का जिक्र किया गया है। और लेकिन जो प्रथा में था, प्रचलन में था, वो सिर्फ एक विवाह ही था। लेकिन जो संपन्न वर्ग के, शासक वर्ग के लोग होते थे, अमीर वर्ग के लोग होते थे, वे एक से ज्यादा पत्नी भी रख सकते थे। उस समय में जो प्रेम विवाह है उसे कहा जाता था पंचतीर्णय। एक पक्षीय विवाह, यानी कि अगर वन साइड से कोई किसी को चाहता है तो एक पक्षी विवाह को कहते थे कैकीकणय। जो अनुचित विवाह था उसे कहते थे पेरुन। यहाँ पे बात करते हैं कि स्त्रियों की स्थिति उस समय में किस प्रकार की थी। जो स्त्रियां थी, ठीक है, उस समय में जो है स्त्रियों के साथ वह समाज में अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। उस समय का जो समाज था वो पितृस्तात्मक परिवार था। ठीक है, और यानी घर में पुरुष की चलती थी, पिता की चलती थी। जो गरीब वर्ग की जो औरतें होती थी वो खेती बाड़ी का काम करती थी, और जो अमीर वर्ग की औरतें होती थी वो ज्यादातर जो है कवित्री बनती थी। ठीक है, और इससे वो अपने सम्मान को, अपने ओहदे को बढ़ा सकती थी। इसके अलावा जो है अगर कोई जो लेडीज थी, अगर कोई स्त्री थी वो विधवा हो जाती थी, ठीक है, तो उसे पूरी जिंदगी जो है अपमान झेलना पड़ता था, उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। तो इसीलिए इस जो है अपमान से बचने के लिए वह सती होना ज्यादा पसंद करती थी। ठीक है, इसके अलावा जो है मनोरंजन के साधन उस समय में कौन कौन से थे? पासा खेलना, गोली खेलना, कुश्ती लड़ना, कुश्ती लड़ना, शिकार खेलना। ठीक है, ये सभी जो थे मनोरंजन के साधन थे। इसके अलावा जो है उस समय में कुछ वाद्य यंत्रों का भी जिक्र मिलता है, जैसे फ्लाईऑल, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ वाद्य यंत्र, फ्लाईऑल, केऊ, पेरियाल, सेन, गॉटफ्रिड पाल। ठीक है, ये सभी जो है वाद्य यंत्रों के नाम है। जो स्त्रियों की स्थिति थी उस समय में पितृस्तात्मक परिवार था, यानी घर में पुरुष की चलती थी, पिता की चलती थी। ठीक है, और जो है विधवा लेडीज का समाज में जो है बदसलूक किया जाता था, मतलब उसके साथ व्यवहार जो अच्छा नहीं किया जाता था, अपमान किया जाता था। तो इस अपमान से बचने के लिए जो है वह सती होना ज्यादा पसंद करती थी। इसके अलावा जो है स्त्रियों की जो मतलब जन्म था उसे अशुभ माना जाता था। ठीक है, मनोरंजन के साधन कौन कौन से थे उस समय? पासा खेलना, गोली खेलना, कुश्ती लड़ना, शिकार खेलना, ये जो थे मनोरंजन के साधन थे। और जो वाद्य यंत्र थे, ठीक है, उस समय इंस्ट्रूमेंट्स के साधन थे फ्लाउल,
केऊ, पेरियाल, सेन गॉटरिट पाल। ठीक है, ये सारे वाद्य यंत्र थे। अब बात करते हैं धार्मिक स्थिति की, कि उस समय की धार्मिक स्थिति क्या थी। ठीक है, कि जो लोग थे वह किस धर्म को मानते थे। वैदिक और ब्राह्मण धर्म का जो प्रचलन है तमिल प्रदेश में ज्यादा था। ठीक है, तो जो तमिल प्रदेश में जो राज्य होते थे उनमें जो है ब्राह्मणों का बहुत आदर सत्कार किया जाता था। उन्हें जो है पुरोहित के रूप में रखा जाता था, उन्हें दान भी दिया जाता था। ठीक है, इसके अलावा जो है उस समय के जो लोग थे वो शिव की उपासना करते थे, कृष्ण की उपासना करते थे। ठीक है, मुरुगन मुरुगन की उपासना करते थे, बलराम। ठीक है, तो शिव की उपासना करते थे तमिल प्रदेश के लोग, कृष्ण की उपासना करते थे। मुरुगन इनका एक सर्वश्रेष्ठ जो है, सर्वप्रिय जो है नेता, सॉरी, तो जो मुरुगन है ये इनका सर्वप्रिय देवता होता था। ठीक है, और इसका प्रतीक चिन्ह था मुर्गा। ठीक है, जिसे मुक्कुट भी कहा जाता है, मुक्कुट। ये इसका क्या था, प्रतीक चिन्ह था। मुरुगन जो देवता थे इनके प्रतीक चिन्ह, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, प्रतीक चिन्ह। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।